हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। क्या आप लोग तैयार हैं स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए? आज मैं टेस्ट जो लेकर आया हूँ 70 में 70 नंबर का टेस्ट कराने वाला हूँ। जैसा कि पेपर में जैसा आता है पूरा 70, देखिए मेरे पास पेपर भी है, जैसे पूरा क्वेश्चन आता है उस तरह मैं पूछता जाऊंगा, सोल्यूशन बताता जाऊंगा आप लोगों को, और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पूरा प्रश्न, चाहे वो कितना भी बड़ा वीडियो हो सकता है, ठीक है, उससे घबराना नहीं आप लोगों को। आज पूरा 70 में 70 में करा दूंगा, 100% करा दूंगा, ठीक है। आपको तैयार रहिए, 1-2 घंटे का मोबाइल ले लीजिए कहीं, ठीक है, और कोई बोलेगा कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह आपका हिंदी का आज पूरा एकदम चैप्टर ही पूरा खत्म कर दूंगा। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इस टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। और टेस्ट देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक कम से कम 1000 से पार लाइक आज ही होने चाहिए, ठीक है, 1000 से पार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत किया हूं। 70 में 70 करने का मतलब समझ रहे हैं, 4-5 घंटा से लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो कम से कम आपको 1 के लाइक तो किसी कीमत पे पहुंचाना है। आप लोगों को शेयर कर दीजिए पूरा यूट्यूब पे, पूरा फैल जाए वीडियो, कि ताकि सब लोग टेस्ट दे पाए और ये आजमा पाए कि हाँ भाई अब तक हमने जो पढ़ा है वो 70 में 70 आ पाएगा कि नहीं। बोलने से नहीं होता है। चलिए अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, खुद समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों को आ रहा है कितना नहीं। तो तैयार है ना आप लोग टेस्ट देने के लिए? यस यस सभी लोग कमेंट करके कहिए यस हम लोग तैयार हैं, ठीक है। सभी लोग यस कमेंट कीजिए कि हम लोग तैयार हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को कमेंट, जल्दी से यस कर दीजिए और टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार। और अपना दिमाग पूरा कंस्टेंट कर लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस बहुत तगड़े आने वाले हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में काफी जैसे पेपर बन रहा है ना, एकदम सेम उसी प्रकार में प्रश्न कराने वाला हूं आप लोगों का। तो चलिए देखिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं टेस्ट। देखिए पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न, जैसे स्टेप बाय स्टेप पेपर बना हुआ है उसी तरह मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो हो जाइए तैयार टेस्ट देने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। और देखिए यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए पहला प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे आ गया, हो जाइए अब तैयार। और क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ये नंबर आपको दिलाएगा 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कि महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। कि चौथा गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए स्टूडेंट इस चारों में से बताइए कि कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अब टेस्ट देना शुरू हो जाइए, बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, देखते हैं कि किसका 70 में 70 नंबर आता है, ठीक है। जल्दी तैयार हो जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला कथन सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी मैं वेट कर रहा हूं। हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना उत्तर बता दिया है, अब बारी आती है मेरे बताने के लिए। चलिए मैं भी बता देता हूं कि इसका उत्तर सही क्या है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो मैं बता दूं आप लोगों को, कह रहा है यह प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो स्टूडेंट जो भी इसमें सत्य कथन है कि जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, मतलब तीसरा, क्योंकि गुनाहों का जो देवता होता है वो धर्मवीर भारती का उपन्यास ही है। जो गुनाहों का देवता है ना वो किसका, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बिल्कुल यही कथन सही है, अन्यथा तीनों कथन गलत है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए जितने लोगों ने अगर तीसरा आंसर दिया हुआ है आप लोगों ने कि गुनाहों को देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल 1 नंबर पक्का हो गया। बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पहला प्रश्न यही पूछबे करेगा आप लोगों से कि कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो सभी क्वेश्चन दोहरा कर जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब पहला में क आता है, पहला में क आ गया ना, फिर पहले में ख आता है। तो चलिए ख वाला देख लेते हैं, ये भी आपको दिलाएगा 1 नंबर। अब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी से पूछता है, चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, चलिए बताइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। चलिए बताइए यहाँ पे। अब यहाँ पे चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय की पुकार और मेरी आत्मकथा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे कृतियां दी हुई हैं। अब इन चारों कृतियों में से कोई भी एक कृति के लेखक का नाम आपको बताना है। अगर एक ही बताते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। ये नहीं कि चारों बताने लगे 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं, वो आगे बता दिया कि आपको किसी न किसी एक ही का उत्तर देना है। एक उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए जो भी आपको आ रहा है, चाहे चिंतामणि का आ रहा है, चाहे आकाशदीप का आ रहा है, चाहे हिमालय की पुकार का आ रहा है, चाहे मेरी आत्मकथा का आ रहा है, उनके लेखक का नाम बता दीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिए हैं और अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं, अपना करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। और आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हमारी बारी आती है, मैं एक एक करके सबका डिफाइन कर देता हूं। देखिए पहला क्या है, चिंतामणि। पहला देखिए क्या है, क वाला चिंतामणि, यहाँ पे क लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। क का चिंतामणि। अब देखिए चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये
क्या रामचंद्र शुक्ल का, क्या रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, कितना लोग तो सही आंसर भी दिए होंगे रामचंद्र शुक्ल का। इसी तरह देखिए ख का उत्तर बता देता हूं। ख आपका है आकाशदीप। आकाशदीप किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी, तो जयशंकर प्रसाद जी की। मैं क्या कहा था कि सॉल्यूशन सही बताऊंगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, हिमालय के पुकार, ये ग वाला है, तो चलिए ग हिमालय के पुकार। अब हिमालय के पुकार किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है, तो जय प्रकाश भारती की। किसकी, जय प्रकाश भारती की। नोट कीजिए हमारे साथ और दोहराते रहिए, जय प्रकाश भारती की है, ठीक है, जय प्रकाश भारती। चलिए यह घ हो गया और घड़ी वाला देख लेते हैं, ग था। घड़ी वाला ग क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि मेरी आत्मकथा। बताइए मेरी आत्मकथा किसकी रचना है स्टूडेंट, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे राम वृक्ष, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए लिखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ चारों ऑप्शनों का मैंने बता दिया हूँ, कोई एक ही बताना, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों का। आज ही 70 में 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाए और आप भी आजमा लीजिए कि हाँ 70 में 70 मार्क्स मेरा आ जाएगा कि नहीं 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे ख वाला भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे ग। ग वाला देखिए जो कि 1 नंबर आपको दिलाएगा। ग कह रहा है कि वर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न ग वाला पूछता है। पहला का ग है कि वर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम लिखिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा सही। जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का उत्तर का। जल्दी बताइए, जल्दी 1 नंबर के लिए जल्दी बताइए आप लोगों का वर्फ की गुड़िया के रचयिता का क्या नाम है। तो आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर बता भी दिया होगा। जल्दी से टाइपिंग भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप भी टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए बताइए वर्फ की गुड़िया के रचयिता क्या नाम है। चलिए अब हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना उत्तर बता दिया है। रह गई बात मेरी उत्तर का, मैं भी अपना उत्तर बता देता हूं। तो चलिए मैच कराइए। वर्फ की गुड़िया के रचयिता का नाम जो है स्टूडेंट जयप्रकाश भारती है। कौन, जयप्रकाश भारती। नोट कीजिए, जितने लोगों ने जयप्रकाश भारती दिए हैं समझ लीजिए कि 1 नंबर उनका पक्का हो गया, 1 नंबर उनका पक्का हो गया, जयप्रकाश भारती। चलिए ग वाला हो गया ना, घ वाला देख लेते हैं, घड़ी ग। बताइए यह प्रश्न का उत्तर देते हैं 1 नंबर का पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। चलिए बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। जल्दी से लिख के बताइए कि कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए स्टूडेंट, कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 70 में 70 नंबर का क्वेश्चन करना है तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए। हमको लगता है कि सभी लोगों ने उत्तर भी दे दिया। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम सभी लोगों ने बता दिया। चलिए मैं भी बता देता हूं। तो यह है आचार्य, चलिए हमारे साथ बोलते रहिए, आचार्य महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। कौन, नाम बड़ा है लेकिन याद हो गया होगा आप लोगों को। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जितने लोगों ने ये आंसर दिए हैं बिल्कुल उनका 1 नंबर पक्का हो गया, समझिए कि, ठीक है। तो देखिए घ आ गया ना। आप देखिए घ में पहले में घ है। अब पहले का देखिए अड़ा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, चलिए उसका उत्तर दीजिए। पहले का अड़ा क्वेश्चन देता है, देखिए उसका मैं ढक लूँ नहीं तो इस पे दिमाग जाने लगेगा आप लोगों का। चलिए इसका अब अड़ा क्या करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन देगा आप लोगों का अगर इसका उत्तर देते हैं। अब ये कहता है कि शुक्लयुत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। चलिए बताइए शुक्लयुत्तर युग के किसी भी एक लेखक का नाम लिखना। जल्दी से लिख के बताइए। 1 नंबर का सवाल है, समझिए कि आप लोगों को पेपर दे रहे हैं ऐसा फील कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा करा रहा हूँ ना आप लोगों को, 70 में 70 करा रहा हूँ। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि शुक्लयुत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जल्दी से लिख के बताइए क्या होगा, ठीक है। कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि शुक्लयुत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। जल्दी से लिख के बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि इसका क्या होगा सही आंसर, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया है। तो चलिए देखिए मैं बता देता हूं शुक्लयुत्तर युग के किसी भी एक लेखक का। तो पहला तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, उनको तो पहले लिख लीजिए, विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। याद भी रहा होगा आप लोग, लिखे भी हैं कि तुम लोग, विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। और एक और लिखना चाहते हैं तो रामविलास, ठीक है, रामविलास। वैसे तो एक ही लिखना भी, लेकिन मैं 2 बता देता हूं ताकि आपको याद हो। रामविलास शर्मा जी, ठीक है, रामविलास शर्मा जी। तो यहाँ मैंने 2 नाम लिख दिया, एक विष्णु प्रभाकर जी और रामविलास शर्मा जी लिख दिया। ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो प्रश्न नंबर पहले में 5 क्वेश्चन पूछा गया, क ख ग घ अंग्या तक, ठीक है, अड़ तक। तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर होता हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछता कैसे, देखिए मैं पेपर भी दिखा देता कि आपको ये हो जाए। देखिए पहला का क, ठीक है, फिर देखिए उसी में पूछता है ख, फिर ग घड़ पूछ लिया ना। अब दूसरा का प्रश्न, अब दूसरा का प्रश्न किस प्रकार पूछता है, चलिए दूसरा प्रश्न के लिए हो जाइए तैयार। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा, दूसरा में भी क पूछता है। दूसरा में जो क पूछता है वो 1 नंबर का पूछता है। तो दूसरे में क पूछता है 1 नंबर का। और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि छायावादी काल के प्रमुख एक कवियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहा है कि छायावादी काल के प्रमुख एक कवियों का नाम लिखना। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई भी आप लिख सकते हैं छायावादी काल के प्रमुख कवि के नाम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा छायावादी काल के प्रमुख कवि, किसी भी एक कवि का नाम लिखिए, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, समझिए कि चलिए कमेंट कीजिए। हमको लगता है सभी लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, जो भी उनको आंसर मालूम रहा होगा कि छायावादी काल के प्रमुख कवि का नाम मालूम था, उन्होंने अपना आंसर भी दे दिया। चलिए मैं भी बता देता हूं आप लोगों को, एक नंबर क्लियर करा दूं कि छायावादी काल के प्रमुख एक कवि का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए बता देता हूँ, पहला तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। अब चलिए इनका नाम लिख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। अब देखिए एक और लिख लीजिए, याद करना चाहते हैं तो महादेवी वर्मा का नाम लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ सही से आपको, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, ये जो है छायावादी काल के एक प्रमुख कवि हैं। तो ये कहीं लिखना होता है, एक लिखेंगे एक नंबर मिल जाएगा आपका। चलिए दूसरा का क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और दूसरा के ख। और दूसरा का ख में क्वेश्चन आएगा कि रीति मुक्त के कि किन्हीं एक और किन्हीं दो कवियों के नाम लिखे, क्योंकि ये 2 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा का ख जो होता है स्टूडेंट 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए हमको बता दीजिए आप लोग कि रीति मुक्त के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखना है, लिख दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, क्या करना है, ऐसे ही प्रश्न मतलब हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप लोगों को। चलिए बताइए, 2 लिखिए, रीति मुक्त किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है, जल्दी से लिख के बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या है। तो चलिए जल्दी फटाफट बताइए, रीति मुक्त के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखना है, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। हमको तो लगता है कि आप लोग सभी लोग दे दिए हैं इसका उत्तर, अब हम भी इसका उत्तर बता दें, ठीक है, कि रीति मुक्त के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। तो पहला लिख लीजिए घनानंद, क्या लिखेंगे, घनानंद, घनानंद। और दूसरा लिख दीजिए द्विज देव, क्या, द्विज देव, द्विज देव, ये द्विज है, ठीक है, द्विज देव बोल दे रहा हूं, आप लोग याद करिए, घनानंद और द्विज देव, ये जो है रीति मुक्त के 2 कवि के नाम है। और भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको याद रहा होगा, तो ये आपको 2 नंबर दिला देगा, मतलब दूसरा का ख इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न क्लियर। तो आप देखिए ग, अब ग क्या पूछता है इसमें, अब ग पूछेगा प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। चलिए बताइए कि प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है, 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा, ये पेपर जैसे पेपर पूछता है हूबहू ऐसे करा रहा हूं आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 70 में 70 आजमा लीजिए अपना कि 70 में 70 नंबर मिल रहा है कि नहीं आपको। बताइए प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी लिखिए। प्रयोगवादी कविता के कोई भी 2 प्रवृत्तियां लिख सकते हैं। हमको लगता है कि जितने लोगों को याद था वो तो टाइपिंग कर रहे हैं और तो लिख भी दिए हैं। चलिए मैं इसका सही बता देता हूं कि 2 प्रवृत्तियां कौन कौन है। तो पहला स्टूडेंट लिखिए, यहाँ पे 2 प्रवृत्तियां हैं। तो पहला प्रवृत्तियां कुंठा और निराशा का स्वर, चलिए हमारे साथ लिखिए, कुंठा और निराशा का स्वर, कुंठा और निराशा का स्वर। कितना लोग तो दिए भी होंगे आंसर, कुंठा और निराशा का स्वर, यह क्या है, प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। तो पहला प्रवृत्तियां मैंने ये बता दिया, कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा एक और लिख लीजिए, मुक्तक शैली का प्रयोग, मुक्तक शैली का प्रयोग, मुक्तक शैली का प्रयोग, जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बता दिया, एक कुंठा और निराशा का स्वर और एक मुक्तक शैली का प्रयोग, जो कि 2 नंबर क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहला, देखिए पहला में आपका 5 क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का, और दूसरा में यहाँ पे भी 5 नंबर का पूछ दिया, 2 2 4 1 5, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन अब तक आप लोगों का तैयार हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन हो गया ना आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन में देखिए पहला 1 नंबर का पूछता है, ठीक है, फिर देखिए 1 नंबर का, ठीक है, अरे यहाँ दूसरा का तो यहाँ से स्टार्ट है, 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, 2 नंबर का, तो 5 नंबर हो गया ना। चलिए पूरा मैंने करा दिया। अब इसके बाद यहाँ आइए तीसरे क्वेश्चन में आप पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश में बता रहा हूं, उस गद्यांश का उत्तर आप लोगों को देना है, लेकिन इस गद्यांश का उत्तर यहाँ पे तो डायरेक्ट दे नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को घर पे देना है इसका उत्तर। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो तीसरा प्रश्न ये आया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखिए, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का। तो 2 को प्रश्न दिया रहता है, ये देगा अथवा में क्या और दिया रहेगा, और दोनों में से कोई एक करेंगे, उसका गद्यांश का संदर्भ से पूरा व्याख्या करेंगे, जो भी कंडीशन दिया रहेगा, तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मैं प्रश्न बता देता हूं, आप लोग इसका आंसर घर पे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताने लगेंगे तो आंसर थोड़ी लिख पाएंगे आपका, उसमें मोबाइल में टाइपिंग करके उतना बड़ा बड़ा आंसर थोड़ी लिख पाएंगे, इसका व्याख्या थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो देखिए ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा, और इसका उत्तर हो सके तो मतलब आप लोग अपने रफ कॉपी पे अपना जो भी है उस पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात
हमें सूझती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो ये आपका निम्नलिखित गद्यांश, मतलब ये गद्यांश एक दे दिया है। अब क एक गद्यांश दिया है, गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न पूछेगा उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, जो कि 2 नंबर इससे मिलेंगे। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसको में 2 नंबर मिलेंगे। सामान्य लोग व्यक्ति में क्या देकर मित्रता कर लेते हैं, इसमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको घर पे सोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि उत्तर देना संभव है नहीं इस प्रश्न का। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अपने घर पे दीजिएगा। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया, 2 देता है, एक अथवा में करके देता है। तो चलिए एक अथवा में करके वो भी मैं बता देता हूँ। तो अथवा वाला नोट के लिए तो या तो इसको उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा या तो इसका कर लीजिए। तो दोनों आप तैयार कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई आए तो आप लोग कर सकते हैं बढ़िया से। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नोट थोड़ी करना, टेस्ट दे रहे हैं ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कराना हो तो उसका आंसर आप लोगों को बताना है, लेकिन इसका आंसर थोड़ी बता पाएंगे, जिसको नोट करना है आप लोगों को। कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, तो इसको देखिए। अब इसमें प्रश्न आपको यहाँ 4 पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, फिर आपको गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर धर्मचक्र कहाँ स्थित है भी बताना है आपको। पंचवर्षीय भिक्षु कौन थे, या गौतम से क्यों और कहाँ मिलते थे। ठीक है, तो यह प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो चाहे इसको कर लीजिए चाहे उसको, 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह क्वेश्चन हो गया आप लोगों का क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आगे अब कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न यही था ना, तो तीसरा तो अब मैंने आपको बता दिया, क ख दोनों बता दिया। फिर चौथा प्रश्न अब पद्यांश आएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश में, अब जैसे ये गद्यांश की है उसी तरह पद्यांश भी 2 आएगा, वो भी 6 नंबर का आएगा। तो चलिए मैं पद्यांश भी डिस्कस कर देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब चौथा प्रश्न में पद पूछेगा आपको। यहाँ पे जैसे लिखा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। तो ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसको बता देता हूँ, इसका उत्तर आप लोग अपने घर पर लिख लीजिएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले एक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिही पाई। तो इसको नोट कर लीजिए, घर पे इसका सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि भाई लाइव मतलब टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें तो उत्तर दे नहीं पाएंगे इसका। तो चलिए इसका नहीं दे पाएंगे और बहुत सारे प्रश्न उसका देना आप लोगों को, लेकिन मैं बता देता हूं भाई 70 में 70 करा रहा हूं तो पूरा ना कराऊंगा, आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं एक भी प्रश्न। चलिए तो इसमें भी 2 पूछता है, एक ख पूछेगा, एक अथवा में पूछता है। तो चलिए अथवा वाला भी डिस्कस कर देता हूं, उसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अथवा में ए दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणीय रानी का भूबज का सिंधु अपारा, सो से उ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तोहा ओछम मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व, महा मत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्ब। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक का संदर्भ सहित आप व्याख्या कर लीजिएगा, इसका 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न नंबर चौथा है। अब प्रश्न नंबर 5वां कैसे पूछता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए जीवन परिचय आपको देना है और किसी एक रचना का नाम, तो 3 ठे देता है, तीनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, किसी भी एक जीवन परिचय का आपको उसको उनका जीवन परिचय देना है, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना। चलिए पहला आपकी स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पर नोट कीजिए। देखिए पूरा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को करना क्या है। चलिए टेस्ट दे रहा है तो अच्छे से दीजिए। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हमको आप बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ हुआ, पिता का नाम उनका क्या है, शिक्षा कहाँ तक उन्होंने किया था, मृत्यु उन्होंने कहाँ की, रचना। चलिए फटाफट पहले जन्म बताइए। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, बताइए जन्म बताइए, कम से कम जन्म तो पहले बताइए, जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जन्म कब हुआ स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, आप लोग भी कमेंट कर लीजिए। जन्म हुआ 1884 में। जितने लोग 1884 है बिल्कुल सही उनका उत्तर है। जन्म स्थान कहाँ हुआ जल्दी से बताइए, जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे, जल्दी बताइए। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ, आप लोग टाइपिंग तो कर ही रहे हैं आप लोग। तो जन्म स्थान कहाँ हुआ इनका, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो जन्म इनका स्थान हुआ कहाँ पे, तो बस्ती जिले के, यहाँ पर लिखते रहिए, मैं लिख भी रहा हूँ, अपना कमेंट करिए तुरंत। बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, अगोना नामक ग्राम में। ठीक है,
तो इनका जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 में। कहाँ हुआ, बस्ती जिले के गुना नामक ग्राम में। चलिए बताइए पिता का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, पिता का नाम बताइए उनके, जल्द कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि जीवन परिचय याद है कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल याद होगा, तो जल्दी कमेंट बताइए पिता का नाम क्या हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या है, कमेंट कीजिए जल्द। तो हमको लगता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं और कर भी दिए हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, तो पिता का नाम इनका चंद्रबली, क्या है, चंद्रबली, चंद्रबली शुक्ल, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह कम है, चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, इनके पिता का नाम था। चलिए बताइए शिक्षा उन्होंने क्या किया, किस शिक्षा किया, कि उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां थी, चलिए बताइए उन्होंने शिक्षा में क्या किया था, ठीक है, तो उन्होंने शिक्षा में क्या किया, जल्दी कमेंट करके बताइए ना स्टूडेंट आप लोग। 70 में 70 नंबर का हो रहा है तो बढ़िया से टेस्ट दीजिए, आजमाइए अपने आप को। किसी ये चीज, अगर ये चीज नहीं याद रहेगा तो आप कुछ थोड़ी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर, फेल हो जाएंगे आप। तो जीवन परिचय ही आपको नहीं याद रहेगा तब करेंगे क्या। शिक्षा बताइए, तो शिक्षा उन्होंने इंटरमीडिएट किया था, क्या किया था, इंटरमीडिएट किया था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इंटरमीडिएट उन्होंने किया था। मृत्यु बता दीजिए, बताइए आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई, जल्दी से बताइए, मृत्यु कब हुआ, किस सन में मृत्यु हुआ उनका, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंटों का। बताइए मृत्यु कब हुआ, तो मैं बता देता हूं फाइनली इनका मृत्यु कब हुआ, आप लोग कमेंट करिए। इनका मृत्यु हुआ था कब, 1941 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। 1900, जितने लोगों ने 1941 दिया उनकी मृत्यु का डेट बिल्कुल सही, उनका सही नंबर, मतलब कि उन्होंने सही लिखा है। आगे बात होती है रचना की, चलिए रचना बता दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना बताइए, कौन सी रचना उनके प्रमुख है, कोई एक रचना लिखेंगे तभी आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। रचना बताइए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, कोई प्रमुख रचना उनका बताना है, जल्दी से बताइए कौन सी रचना है उनका। तो चलिए मैं कमेंट आप लोग कर रहे हैं, अपना रचना बता दिए, मैं भी बता देता हूँ। तो इनकी एक प्रमुख रचना है चिंतामणि, क्या है, चिंतामणि। तो आप लोग भी जो याद होगा आप लिख सकते हैं, मुझे तो चिंतामणि याद है, मैं लिख दिया, ठीक है, चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में इतना चीज आपको याद होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में इतना चीज आपको याद होने चाहिए। चलिए दूसरा मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। चलिए देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, चलिए उसका दीजिए आप। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो उनका जन्म का हुआ था बताइए आप लोग, पहले जन्म बताइए किस डेट को हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे, और सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बीत गए हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बताइए किस सन में हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूं फाइनली आप लोगों को, आप लोग को याद भी होगा, कमेंट करते रहिएगा। जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ 1884 ईस्वी में, कब, 1884 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान का हुआ था, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे तीर मार के क्योंकि बड़ा है, तो आप लिखिए बिहार जिले के, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य के, या सॉरी बिहार राज्य के छपरा जिले के, बिहार राज्य के कहाँ पे, छपरा जिले के कहाँ पे, जीरादेही नामक, तो यहाँ पे लिखिए जीरादेई नामक, ठीक है, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, जीरादेई नामक ग्राम में, ठीक है, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। सो तो यहाँ पे आपको ये उनका लिख देना है जन्म स्थान। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए बताइए पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या है, तो यहाँ तीर लगा के लिख देता हूँ, पिता का नाम बताइए, पिता का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। तो महादेव सहाय, क्या, महादेव सहाय इनके पिता का नाम है स्टूडेंट, क्या, महादेव सहाय, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए बताइए उन्होंने शिक्षा कौन सी की थी, तो जल्दी से बताइए उन्होंने शिक्षा क्या की थी। तो कमेंट आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि नोट कीजिए बहुत सारा कवर करना है। तो उन्होंने शिक्षा MA और LLB किया था, MA और LLB उन्होंने किया था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रचना उनके प्रमुख कोई बता सकते हैं, तो उनकी प्रमुख रचना क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमको लगता है कि प्रमुख रचना उनकी आपको याद होगा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मेरी यूरोप यात्रा यहाँ पे रचना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतना तो आपको याद होना चाहिए कि जन्म 1884 ईस्वी में। चलिए तो देखिए, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं मृत्यु में मैंने शिक्षा लिख दिया है, शिक्षा का मैटर है, ठीक है, शिक्षा उन्होंने MA और LLB किया। मृत्यु बताइए, मृत्यु सॉरी मृत्यु तो कुछ भी नहीं किया, मृत्यु कब हुआ इनका, तो मृत्यु हुआ स्टूडेंट 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है। तो भूल गया था मैं, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सर शिक्षा MA और LLB किया उन्होंने, मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई, ठीक है, सॉरी गाइज, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए ये क्लियर होता हुआ ना। अब एक और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए जय शंकर प्रसाद जी का, यहाँ बताइए जय शंकर प्रसाद जी का स्टूडेंट कि जन्म कब हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जय शंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जय शंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ स्टूडेंट। तो देखिए मैं डेट आपको बता देता हूँ, जय शंकर प्रसाद को जो जन्म हुआ स्टूडेंट वो 1890 ईस्वी में, कब, 1890 ईस्वी में हुआ, ठीक है। लेकिन कहाँ हुआ जन्म स्थान ये भी बता दीजिए। तो जन्म स्थान इनका हुआ काशी में, कहाँ हुआ, काशी में। आप लोग
कमेंट करते रहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो जन्म स्थान इनका काशी में हुआ। पिता का नाम बताइए, तो पिता का नाम इनका देवी प्रसाद, क्या देवी प्रसाद, पिता का नाम क्या है स्टूडेंट, देवी प्रसाद। शिक्षा, तो बताइए शिक्षा उन्होंने क्या, तो देखिए शिक्षा में उन्होंने क्या किया था ना स्टूडेंट, कि अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजी और हिंदी और जो फारसी भाषा है और उर्दू जो है वो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, की उन्होंने स्वयं अध्ययन किया उन्होंने। चलिए, तो देखिए अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और उर्दू का उन्होंने क्या किया था, स्वयं अध्ययन किया। मृत्यु कब हुआ उनका बताइए जयशंकर प्रसाद का, तो मृत्यु स्टूडेंट उनका 15 नवंबर लिखिए, 15 नवंबर 1937 को उनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, ठीक है। उनके प्रमुख कोई रचना बता सकते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। तो उनकी प्रमुख रचना क्या है, तो यहाँ पे लिखिए आंसू लहर झरना। ये 3 पॉइंट आप लोग जानते हैं, आंसू लहर झरना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आंसू लहर झरना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो हमको तो लगता है कि यह प्रश्न नंबर 5वां जो पूछता है जीवन परिचय, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वां आपका क्लियर होता होगा ना। यहाँ पे आपने ये लेखक का जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट कर लिया। फिर प्रश्न नंबर 6वां की बात आती है। अब प्रश्न नंबर 6वां क्या पूछता है, चलिए उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां पूछता है, ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न होता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कवि के जीवन परिचय लिखना है। कवि का जीवन परिचय अगर सटीक लिखते हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा। तो पहला मैं उठाता हूँ तुलसीदास का। चलिए बताइए तुलसीदास का नाम में तो तुलसीदास से लिखेंगे। बताइए जन्म कब हुआ उनका, जन्म स्थान बताइए, पिता का नाम बताइए, माता का नाम, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का स्थान बताइए, मृत्यु का हुआ डेट बताइए, रचना और पत्नी का नाम भी बताइए। इतना चीज आपको याद होना चाहिए किसका, तुलसीदास का। चलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, आप लोग आराम से अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका जन्म, तो जन्म तुलसीदास का कब हुआ स्टूडेंट, तो जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। कब, 1532, यहाँ पे लिख देता हूँ 1532 ईस्वी को, डेट नोट कर लीजिए। जन्म उनका 1532 ईस्वी को हुआ स्टूडेंट। जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो राजापुर गांव में हुआ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए और आप लोग भी कमेंट कीजिए। राजापुर गांव में उनका क्या हुआ स्टूडेंट, जन्म हुआ, ठीक है। पिता का नाम क्या था उनका, तो स्टूडेंट पिता का नाम उनका आत्माराम दुबे था, ठीक है, आत्माराम दुबे, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था स्टूडेंट, दुबे लिखा है, ठीक है, दुबे। माता का क्या नाम था स्टूडेंट, उनको माता का नाम बताइए, तो माता का नाम हुसली था, क्या था, हुसली, ठीक है, माता का नाम हुसली था। और देखिए स्टूडेंट मृत्यु का स्थान, मृत्यु का स्थान उनका कहाँ, उन्होंने अपना मृत्यु हुआ उनका, तो मृत्यु का स्थान वहां पे, मृत्यु का जो स्थान उनकी जो मृत्यु हुआ स्टूडेंट वो काशी में हुआ। कहाँ हुआ, काशी में उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। अब मृत्यु किस डेट में हुआ, तो 1623 ईस्वी में हुआ। जल्दी से कमेंट करते रहिए, बहुत सारा चीज कवर करना है। तो मृत्यु 1623 में। रचनाएं उनकी कोई प्रमुख आप बता सकते हैं उनकी रचनाएं, तो रामचरित्र मानस तो सभी लोग जानते हैं, रामचरित्र मानस इनकी प्रमुख रचना, ठीक है। पत्नी का नाम भी पूछ लेता है तो इसको भी याद होना चाहिए आप लोगों को। पत्नी का नाम उसमें लिखेंगे ना जीवन परिचय में, बायोडाटा में, तो पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली था, क्या था, रत्नावली, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। तो इतना चीज आपको याद होना चाहिए तुलसीदास के बारे में, ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर दूसरा सूरदास के बारे में। अच्छा चलिए सूरदास को बताइए जन्म, सूरदास का जन्म कब हुआ स्टूडेंट, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सूरदास का जन्म स्टूडेंट हुआ कहाँ, तो 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो रूनकता, रूनकता में उनका जन्म हुआ स्टूडेंट। पिता का नाम क्या था स्टूडेंट इनके, तो पिता का नाम पंडित रामदास था, क्या था स्टूडेंट, पंडित रामदास था, क्या था, पंडित रामदास था, ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। गुरु बताइए उनके गुरु कौन थे, तो जल्दी बताइए। तो उनके गुरु है आचार्य वल्लभाचार्य जी, उनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी, आचार्य वल्लभाचार्य जी, ठीक है, उनके क्या है, गुरु हैं, ठीक है। भक्ति, उन्होंने भक्ति किस कौन से भक्ति में वो विलीन थे, तो कृष्ण भक्ति में वो विलीन थे, कृष्ण भक्ति में वो क्या थे, विलीन थे स्टूडेंट, ठीक है, कृष्ण भक्ति नोट कीजिए, ठीक है। भक्ति मैंने 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख लीजिए, भक्ति कृष्ण भक्ति में। रचना स्टूडेंट बताइए, रचना की रचना उनकी कोई प्रमुख क्या थी, तो रचना उनका सूर सागर, सूर सागर और सूर सरावली, यह प्रमुख रचना है, सूर सागर, सूर सरावली, सरावली यहाँ पर नोट कर सकते हैं, सूर सरावली। चलिए आप इनका मृत्यु बता दिए, मृत्यु का डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, मृत्यु किस सन में इनकी हो गई स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए मृत्यु इनका जब हुआ तो 1583 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो सब कुछ कवर हो गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट ये क्लियर होता हुआ
चलिए जो हो गया ना, इसको रोकना। मृत्यु स्थान का हुआ ये भी जान सकते हैं, तो परसौली में इनका देहांत हो गया, परसौली में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, परसौली में। चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ ना, तो अभी तो 2 होगा ना। एक लोग और हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए इनका भी डिस्कस कर लेते हैं, याद हो जाए सब कुछ, 70 में 70 नंबर क्लियर हो सके। और मैथिली शरण गुप्त में जन्म, उनका जन्म कब हुआ, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ? तो देखिए वहाँ मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ 1886 में। कहाँ? 1886 में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? तो चीरगांव। कहाँ पे? यहाँ पर नोट कीजिए हमारे साथ, चीरगांव। ठीक है, कहाँ पे? चीरगांव, जो कि कहाँ पड़ता है? झांसी में। कहाँ? झांसी में। ठीक है स्टूडेंट, झांसी में, जो कि वो कहाँ पे? उत्तर, हमारे यूपी में है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश झांसी में चीरगांव गांव में उनका जन्म स्थान हुआ। ठीक है, पिता का नाम क्या था स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। तो पिता का नाम क्या था उनका? सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, सेठ लिखिए यहाँ पे, सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिए, सेठ रामचरण गुप्त स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इनके पिता का नाम था, माता का नाम बताइए, माता का नाम क्या था? काशीबाई, तो सबको मालूम है। ठीक है, माता का नाम क्या था? काशीबाई था। ठीक है, बताइए स्टूडेंट गुरु का नाम, जल्दी जल्दी आप टाइपिंग करते रहिए, मैं बता रहा हूँ। गुरु का नाम बताइए। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। तो महावीर, यहाँ पे लिखिए प्रसाद द्विवेदी जी इनके क्या थे? गुरु थे। इनका मृत्यु डेट बताइए, कब इनका मृत्यु हुआ स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। तो मृत्यु डेट इनका बताइए कि कब हुआ, बताइए स्टूडेंट, जल्दी टाइपिंग कीजिए, जल्दी से फास्ट टाइपिंग कीजिए। मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु इनका 1964 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? तचीर गांव में ही हो गया। ठीक है, उन्हीं जिस गांव में उन्होंने पैदा हुआ उन्हीं गांव में उनकी मृत्यु भी हो गया 1964 ईस्वी में। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना बताइए। तो भारत भारती इनके प्रमुख रचनाएं, भारत भारती इनके प्रमुख क्या है? रचनाएं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी आपका क्लियर होता हुआ, जो कि 3 नंबर दिलाएगा। मैंने कभी का भी जीवन पर थे महत्वपूर्ण आपको बता दिया, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है स्टूडेंट। ठीक है, कब तक आपको समय दूंगा तो 1-2 घंटे हो जाएगा, तो कम समय में भी कवर कर रहा हूं सारी चीजें कि 70 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5वां का यहाँ पे क ख हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6वां पूछता है यहाँ पे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित आपका हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो कि 3 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिया रहता है, चलिए उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, गद्यांश पूछता है ना उसमें से, तो चलिए एक गद्यांश बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर संदर्भ सहित व्याख्या कर लीजिएगा। ये पहला गद्यांश है और दूसरा गद्यांश मैं और दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों का, स्क्रीनशॉट इस तरह खींच लीजिए, जो भी जिस तरह आप लेते हैं अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट, उस तरह इसको ले लीजिए। ठीक है, घर पे इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। और जो दूसरा गद्यांश है अथवा में पूछता है, चाहे वो चाहिए, दोनों में से कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खोज के इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां भी अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में दिखा देता हूँ आपको प्रूफ के साथ, है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो सके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6वां देख रहे हैं, ये ना पूछता है संस्कृत का गद्यांश दिया है 2 ठे, दोनों में से कोई एक करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, सॉरी 3 1 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने 3 नंबर बताया था लेकिन 4 नंबर। इसके बाद आपका आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो कि 2 नंबर दिलाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां ये पूछा था कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी मतलब श्लोक लिख सकते हैं आप 2 लाइन का, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक श्लोक लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, चलिए यहाँ पर नोट कीजिए। तो वो श्लोक है बहुत ही सिंपल, लिखिए बंधन। ठीक है, बंधन मरणम, चलिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, बंधम मरणम वापी, जिनको याद है ना वो लिखते रहिए अपने टाइपिंग में। वाड़ी जयो वापी, जयो वापी पराजय, पराजय। ठीक है, यह पहली लाइन हो गया। और दूसरी लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अभयत्र, अभयत्र समूह, अभयत्र समूह और वीरह, वीरह वीर भावो, क्या? वीर भाव। चलिए हमारे साथ नोट करते रहे, वीर भावो ही वीरता, ही यही है, ही वीरता, ही वीरता लिख लीजिए, ही वीरता फिर डबल पाई। ठीक है, तो ये अगर लिखते हैं श्लोक तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो सिंपल भी था इसलिए मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखिए संस्कृत में दीजिए। ठीक है, उसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है 2 प्रश्नों का, जो कि 2 नंबर की दिलाएगा। 3 प्रश्न है, तीनों में से कोई आपको 2 करना है जो कि आपको 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, जैसे वीर केन पूजते अलछेन्द्र का आसित कुत्र मरणम मंगलम भवती, इसमें से आपको उत्तर देकर बताइए कि इसका संस्कृत में उत्तर देना है आप लोगों को, जल्दी बताइए। तो पहला बताइए, वीर केनम पूजते, क्या होगा इसका? वीर केनम पूजते, वीरह केनम पूजते, सॉरी गाइस, वीर केनम पूजते, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ संस्कृत में उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा उत्तर कि वीरह, देखिए उसी पे होता है, नाम पे ही है, वीरह वीरेण पूजते, वीरह वीरेण पूज्यते।
ठीक है, यह होगा इसका संस्कृत में अनुवाद स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या, अलछेंद्र क आसित। जल्दी बताइए, मैं समय देता हूं आप लोगों को, जल्दी से बताइए अलछेंद्र क आसित क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, बताइए संस्कृत में किस तरह इसका उत्तर देंगे अलछेंद्र क आसित का। तो चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसका उत्तर जो होगा स्टूडेंट होगा अलछेंद्र यवन देशय राजा, ठीक है, आसित, यह इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है स्टूडेंट, ये संस्कृत का प्रश्न है। ठीक है, चलिए तीसरा भी प्रश्न, तीसरा को भी बता देता हूँ, लेकिन करना दो ही होता है आप लोगों को। कुत्र मडम मंगलम भवती, इसका भी याद है तो आपको बता दिया, कोई दोनों तीनों में से कोई दो करना था आप लोगों को। तो चलिए इसका भी मैं उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा वाराणस्यम, ठीक है, मरणम, वाराणस्यम मरणम मंडलम ऐसे लिखिए, मंडलम भवती। ठीक है, यह इसका उत्तर होगा। तो देखिए प्रश्न 3 बता दिया, तीनों को नोट कर लिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां आपको जो आता है ये आएगा कि हास्य रस अथवा कड़ू रस की परिभाषा सुधारण सहित लिखिए। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बता भी दिया हूँ, 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है आप लोगों का। फिर रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यहाँ से भी 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां में क ख ग ग देकर पूछता है। 8वां क हास्य रस अथवा करुण रस है, ख अलंकार देता है, फिर ग में आपका सोरठा तथा रोला की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, भी 2 नंबर। मतलब यहाँ टॉपिक से 6 नंबर आपका क्लियर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा, मैं पढ़ा भी दिया हूँ, जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि भाई जिस तरह पेपर पूछता है उस तरह मैं आपको करा रहा हूँ, तो एक भी प्रश्न न छोड़ूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछता है, चलिए इसका उत्तर आप लोगों को बताना है बहुत अच्छे तरीके से, कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई 3 हमको इसमें से बताना है और उसका मेल करके हमको एक एक शब्द बनाना है उपसर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग दिया है, चलिए बताइए। अन का क्या होगा, आप का क्या होगा, अनु, अति, अधि, परि। इसमें से कोई 3 का आपको उपसर्ग बताना है बनाकर, जो कि 3 नंबर, 3 करेंगे तो 3 नंबर होगा। तो इसमें से कोई भी आप 3 करके बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, अब मैं भी इसका आंसर आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग अन पहले दिया है, तो अन का क्या उपसर्ग होगा स्टूडेंट। ठीक है, इससे निर्मित शब्द कौन कौन से बन सकते हैं आपको ये बताना है, कि अन से निर्मित शब्द कौन कौन से बन सकते हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अन से क्या होगा, अन से हम क्या बना सकते हैं, अनाचार, क्या बना सकते हैं, अनाचार, बहुत ही सिंपल है। अनादि भी बना सकते हैं, कौन, अनादि। ठीक है स्टूडेंट, और अनुपस्थित भी तो हो सकता है, चाहे अनुचित भी कर सकते हैं, अनुपस्थित कर सकते हैं, सभी को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनाचार, अनादि, अनुचित, अनुपस्थित, कुछ भी। ठीक है स्टूडेंट, अपना बना लीजिएगा। इसी तरह आप का क्या होता है स्टूडेंट, चलिए आपको बता दूं, तो आपका अपमान भी हो सकता है कि नहीं, और क्या हो सकता है, अपकार हो सकता है, अपकार भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए, और अपराध भी हो सकता है, अपराध। ठीक है, इतना बहुत आप याद करने के लिए। ठीक है, इसी तरह अनु का बताइए स्टूडेंट क्या हो सकता है, इससे निर्मित शब्द कौन कौन बन सकते हैं। तो अनु का क्या हो सकता है, अनुरूप हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अनुचर हो सकता है, अनुचर हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपने दिमाग में जो आपका चल रहा है। ठीक है, अनुरूप, अनुचर, अनुकूल। अति, देखिए अति का बताइए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अति का तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अति का अत्याचार हो सकता है, बना सकते हैं, अति का अत्याचार होता है स्टूडेंट। ठीक है, और अतिरिक्त भी कह सकते हैं आप, अतिरिक्त कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और अत्यधिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते रहिए हमारे साथ सब कुछ। और इसके बाद आता है अधि का बताइए क्या होगा, अधि से निर्मित शब्द कौन कौन बन सकता है। तो पहले अधि का तो पहले मैं अधिकार लिखूंगा, अधिकार। ठीक है, अधिकार के बाद स्टूडेंट में अध्यक्ष भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड वही होता है। अधिराज भी लिख सकता हूँ, अधिराज। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्लियर होता है स्टूडेंट। परि आ गया, परि का, लेकिन मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपको कोई 3 ही करना है। ठीक है, अब परि का आ गया, चलिए परि का बता देता हूँ। तो परिताप हो जाएगा पहला, क्या, परिताप हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद परिवर्तन भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, परिभाषा भी आप कह सकते हैं, परिभाषा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने उपसर्ग सब एकदम क्लियर कर दिया आप लोगों को अच्छे तरीके से बताकर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया हुआ। 9 का एक क है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 का क्या आएगा, ख। और 9 का ख भी 2 नंबर का मार्क्स आता है। ये पूछता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ प्रत्यय दिया हुआ है और इसका प्रयोग करके एक एक आपको शब्द बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, एक, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पे गला फंस गया थोड़ा मेरा,
चलिए सुन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है ना। चलिए बताइए। आई, तो, ता, पन, आवा या व, या आहट या हट, इसका प्रयोग करके आपको बताना है। यहाँ पे आपको प्रत्यय दिए हुए हैं, इसका प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है आपका। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। जल्दी से पहले आई क्या बताइए। इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, कोई फोर्स आपको नहीं है कि पहले ही बताइए, आपको जो भी मन है आप बता सकते हैं। बस दो ही बताना, दो को नहीं बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए, मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आई, आई का आप क्या लिख सकते हैं, चतुराई। क्या लिख सकते हैं, चतुराई। और क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना। इसी तरह तो पे आइए, तो के क्या लिख सकते हैं, तो का आप कवित्व लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कवित्व लिख सकते हैं। प्रभुत्व लिख सकते हैं, प्रभुत्व। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, महत्व भी लिख सकते हैं, महत्व भी हो जाएगा, महत्व भी लिख सकते हैं। इसी तरह आइए यहाँ पे ता पे, अब ता पे क्या लिख सकते हैं, पहला तो सुंदरता लिख लीजिए, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता हो गया। फिर सज्जनता लिख लीजिए, सज्जनता, अब बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ठीक है, सज्जनता हो गया। मधुरता भी लिख सकते हैं, मधुरता। तो इस तरह सभी याद होने चाहिए आपको, कोई भी लिख सकते हैं, दो ही। पन आ गया, अब पन के में देखिए बचपन। ठीक है, लड़कपन लिख सकते हैं, और पागलपन भी लिख सकते हैं, पागलपन, पागलपन भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आवा या व में, अब आवा या व में क्या लिख सकते हैं, जैसे पहनावा हो जाएगा, पहनावा हो जाएगा, ओढ़ावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओढ़ावा हो जाएगा, चढ़ावा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे शब्द हैं, इससे बनते हैं। ठीक है, आहट या हट से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से घबराहट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घबराहट, घबराहट, हट होगा ना, घबराहट हो जाएगा, आहट हो जाएगा। ठीक है, आहट हो जाएगा। ठीक है, सरसराहट लिख सकते हैं, सर सराहट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यह प्रश्न नंबर 9 का ख है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 का ख हो गया। अब ग क्या पूछता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ग का बताइए उत्तर। ग में भी 2 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। अब स्टूडेंट समास विग्रह करना है, समास के नाम भी लिखना है। बताइए, त्रिनेत्र, देश विदेश, त्रिलोक, माँ बाप। अब इसका समास कीजिए, समास विग्रह करके उसका समास का नाम भी बताना है। जल्दी बताइए क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र का बताइए स्टूडेंट क्या होगा, तो त्रिनेत्र का आप समास विग्रह क्या कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। त्रिनेत्र का क्या होगा समास विग्रह, तीनों नेत्रों का समूह, ये ना होता है, तीनों नेत्रों का समूह। ठीक है, अब ये कौन सा समूह, कौन सा समास है, तो ये स्टूडेंट द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु समास है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सामने, तीनों नेत्रों का समूह। ठीक है, ये तो क्या कहलाता है, त्रिनेत्र कहलाता है, द्विगु समास हुआ। देश विदेश, अब स्टूडेंट देश विदेश का क्या, अब इसका बताइए, इसका समास विग्रह कीजिए। तो देश विदेश का स्टूडेंट क्या हो सकता है, देश और विदेश होगा, समास विग्रह देश और विदेश होगा। ठीक है, समास विग्रह हो गया, देश और विदेश हो गया। और कौन सा यह समास है स्टूडेंट, तो द्वंद्व समास है। क्या, द्वंद्व लिख लीजिए, द्वंद्व समास है। देखिए इस बार बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसी कैटेगरी के आएंगे जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, त्रिलोक का बताइए। अब त्रिलोक आ गया, त्रिलोक का समास विग्रह कीजिए। तो त्रिलोक का हो जाएगा तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह क्या कहलाता है, त्रिलोक कहलाता है। ये भी आपका कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बाद आपका आ जाएगा माँ बाप। तो माँ बाप का क्या हो जाएगा, माँ और बाप, ये हो जाएगा, माँ और क्या हो जाएगा, बाप। अब ये कौन सा समास है, तो ये भी आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पे द्वंद्व लिख लीजिएगा समास। ठीक है, द्वंद्व समास। सुन रहे हैं ना आप लोग अच्छी तरीके से। देखिए एक ग वाला पूछता है, फिर घड़ी ग में आ जाइए, तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों से के तत्सम रूप लिखिए। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, तत्सम रूप लिखना है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी लिखिए, तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का, अब यहाँ 5 को दिया ना, 5 में से 2 का बस सिर्फ क्या लिखना है, तत्सम रूप लिखना है। जल्दी लिखिए, लिखिए जल्दी। तद्भव दिया है, क्या दिया है, तद्भव दिया है, तत्सम लिखना आपका। तो अनजान का बताइए, कपूत का बताइए, पतोहू का बताइए, भाप का बताइए, मुंह का बताइए, ये सब क्या है, तद्भव दिया है, तत्सम आपको लिखना है स्टूडेंट। जल्दी से बताइए तत्सम, कोई 2 बताना है आपको, कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं इधर डिस्कस भी कर लेता हूँ। जैसे अनजान, अनजान का तत्सम क्या होगा, तो अनजान का ज्ञान होता है स्टूडेंट। क्या होता है, अज्ञान। फिर कपूत, तो कपूत का बताइए स्टूडेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो कपूत का होता है कुपुत्र। क्या होता है,
कुपुत्र। इसके बाद पतोहू, ठीक है स्टूडेंट। तो पतोहू का क्या होता है स्टूडेंट, तो पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र। इसके बाद भाप, ठीक है। तो भाप का क्या होता है स्टूडेंट, तो भाप का वाष्प होता है। भाप को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। इसका तत्सम क्या होगा, वाष्प। मुंह, ठीक है, मुंह को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, ठीक है। तो इधर तद्भव दिया है, इधर तत्सम मैंने लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आप उन लोगों ने भी लिख दिया होगा, दो नंबर का पूछता है, दो करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो परवाची शब्द लिखे। अब परवाची शब्द दो ही लिखना है, वो भी दो को, तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट परवाची शब्द देख लेते हैं। तो पहला परवाची शब्द है अमृत। अमृत का बताइए, आकाश का बताइए, कमल का बताइए, कपड़ा का बताइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट ये है, ठीक है। तो अमृत का बताइए क्या होगा, अमृत को क्या होगा, तो अमृत का होता है अमीय, 2 बस लिखना है, ज्यादा नहीं, अमीय सुधा। ये 2 मैंने लिख दिया, बहुत ही इंपोर्टेंट। आकाश, आकाश का क्या लिख सकते हैं, बादल, गगन, अंबर, ये सब क्या होते हैं, आकाश के परवाची शब्द होते हैं, ठीक है। कमल, अब बात आती है किसकी, कमल की। तो चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं कमल का भी। तो कमल का परवाची शब्द कोई बताइए जो भी आपको हल्का लगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सरोज, पंकज, 2 लिख सकते हैं। बहुत मतलब नाम भी है, लड़कों लड़कियों का नाम है, और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। फिर कपड़ा, कपड़ा का देख लेते हैं। कपड़ा का क्या होता है, एक चीर होता है, एक वस्त्र कह सकते हैं आप, ठीक है। चीर व एक पीठ भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो परवाची शब्द मैंने सब कुछ को डिफाइन कर दिया, जो भी आपको मन वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए ये अब 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ फिर क्वेश्चन नंबर 10वां आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। चलिए बताइए, इत्यादि, अत्याचार, पित्रादेश, प्रत्येक, इसका आपको संधि विच्छेद करना है और क्या करना है, संधि का नाम भी लिखना है स्टूडेंट। जल्दी बताइए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इत्यादि का बताइए क्या हो जाएगा, अत्याचार का बताइए, पित्रादेश का, और प्रत्येक का बताइए क्या होगा, संधि विच्छेद। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा इसका संधि विच्छेद। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। इत्यादि, अब इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का तो हमको लगता है इति धन क्या होगा, आदि, इति धन आदि होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए संधि विच्छेद हो गया, और कौन सा संधि यह है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा, यह यड़ संधि है। कौन, तो यड़ संधि है स्टूडेंट, ठीक है। कौन संधि है, यड़ संधि है, इस तरह। फिर अत्याचार पे आ जाइए। अब अत्याचार बताइए स्टूडेंट कि अत्याचार का क्या होगा, संधि विच्छेद। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, अत्याचार। तो अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अत्याचार को जो संधि विच्छेद होगा, तो अत्याचार के यहाँ पे लिखिए पहले अति धन आचार, अति धन आचार, ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद। ये भी आपका कौन सा संधि है स्टूडेंट, तो ये भी आपका यड़ संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। चलिए इसके बाद पित्रादेश पे आइए। पित्रादेश का बताइए क्या होगा, संधि विच्छेद। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पित्रादेश का होगा स्टूडेंट, देखिए पित्रादेश, तो पित्रादेश का क्या होगा, तो होगा इसका पितृ धन आदेश, ये होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। अब कौन सा संधि है, तो ये भी आपका यड़ संधि है। कौन सा है, यड़ संधि है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाता आपका प्रत्येक, ठीक है। अब बताइए प्रत्येक क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए प्रत्येकक आ गया, तो आप प्रत्येकक के क्या लिखेंगे स्टूडेंट, संधि विच्छेद। तो प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, ये भी आपका यड़ संधि है। कौन संधि, यड़ संधि स्टूडेंट, ठीक है। एक चीज बता दूं कि आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में यड़ संधि से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ यड़ संधि से, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां का क जो कि 2 नंबर क्लियर हो जाता है, तो 10वां का ख आता है, और एक आता निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपको इसको याद करना है अपने घर पे, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको घर पे याद करना है स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं 10वां प्रश्न है ना, 10वां का ख देख पा रहे हैं, यही चीज है। इसके बाद देखिए 10वां का ग आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। इसे भी आपको घर से तैयार करके आना है स्टूडेंट, ठीक है। घर पे तैयार, इसका टेस्ट थोड़ी होगा, इसको घर पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से किसी 2 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैंने यहाँ पे जाके देखिए हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको दिया था संस्कृत का अनुवाद करने के लिए, और वहां पर उस सारे प्रश्नों को देख लीजिए, जो कि आपको दो करना होता है, 2 नंबर का दिया जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपका आ जाता है 3 नंबर का, जो कि 70 में 70 आप क्लोज हो गया आप लोगों का। ये पूछता है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, जो कि 3 नंबर का। तो जहां भी आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी चलता हो, मुक्ति दूत चलता हो, चाहे ज्योति जवाहर, चाहे मेवाड़ मुकुट, चाहे करमवीर भर, जो भी चलता हो उसके अनुसार इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह करते करते हम लोग ने कितना 70 नंबर का क्लोज टेस्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया। मैं इसको थोड़ा ढक लेता हूँ ताकि इस पे आप लोगों को फोकस ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, कह रहा है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करना चालू कर दीजिए आप लोग कि जो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तुरंत उत्तर लिखिए आप लोग। मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, टाइपिंग करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग उसका उत्तर सटीक दीजिएगा, ठीक है। बताइए कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए कि मेरी कॉलेज डायरी को कौन लिखे, मतलब कौन उसको लिखे थे, ठीक है, मेरी कॉलेज डायरी। तो फटाफट आंसर दीजिए और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का ही। और आई होप आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया और अब मेरी बारी आती है आंसर बताने की, और मैं जा रहा हूँ आंसर बताने के लिए। आप लोग मिला लिए कि आंसर आप लोगों का सही है या गलत है। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है स्टूडेंट? तो धीरेन्द्र वर्मा जी, ठीक है। क्या है? धीरेन्द्र वर्मा जी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग धीरेन्द्र वर्मा जी, ठीक है स्टूडेंट। क्या? धीरेन्द्र वर्मा जी। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, और जो लोग भी धीरेन्द्र वर्मा जी लिखे होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगर इस तरह याद भी हो जा रहा है आप लोगों का, टेस्ट भी कंप्लीटेड हो जा रहा है, ठीक है। और आई होप जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। कोई भी एक निबंधकार का नाम लिख सकते हैं, निबंध कोई भी जो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। सारे प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर का आएगा यह प्रश्न। तो जल्दी फटाफट आप आंसर बताइए कि इसका मतलब कि क्या होगा सटीक उत्तर, ठीक है। कि किसी एक निबंधकार का नाम आपसे पूछ रहा है तो जल्दी लिख के बताइए। चलिए वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिख दिया होगा किसी एक निबंधकार का नाम। और मेरी बारी आती है, मैं आपको बताता हूँ किसी एक निबंधकार का नाम पूछा है तो आप बहुत लोग हैं उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका ही लिख लीजिए, ठीक है। ये भी एक निबंधकारी ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आप महावीर प्रसाद द्विवेदी भी जी हैं वहाँ पे, इनको भी लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी निबंधकार ही हैं, ठीक है। तो कोई एक ही लिखना, हमको ज़्यादा लिखने से क्या मतलब है, एक जो भी उनको याद होगा लिख देंगे, ठीक है। महाप्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा भी हुए हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी। तो देखिए 3 हम भी लिख दिया, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है। किसी एक निबंधकार का नाम बताइए, आचार्य राम शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा जी। तो तीनों में से कोई एक लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आई होप आप कोई ना कोई उत्तर दे दिए होंगे, किसी न किसी एक निबंधकार का नाम आपने लिख दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम बताइए। ये जो चतुर चंचला है यह कृति है। इस कृति का आपको क्या, इन कृति के लेखक के क्या बताना है, आपको नाम बताना। बताइए कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, तो जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका बताइए टाइपिंग करके नाम लिखिए कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने बता भी दिया होगा। आई होप कितने लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, तो मैं कुछ वक्त दे देता हूँ ताकि वो कर सकें अच्छे तरीके से। तो चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखना है, जल्दी लिखिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ लिख के कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम जो है वो है बाबू गोपाल राम। क्या है लिखिए यहाँ पे, बाबू गोपाल राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाबू गोपाल राम। चलिए तो चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है, बाबू गोपाल राम। मेरे साथ दोहराते भी रहिए ताकि आपको एकदम कंफर्म अच्छे तरीके से याद हो सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो चलिए बताइए कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। फटाक देकर आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है।
चलिए कमेंट कीजिए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। फास्ट रिप्लाई कीजिए, सभी लोग कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जो छोड़ दे इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चन करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिखा दिया तो समझिए कि 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% सही करके आने ही वाले हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, ठीक है। बताइए लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। चलिए आप, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, मैं बता देता हूँ कि लद्दाख की यात्रा जो है वो यात्रावृत्त विधा की रचना है। क्या? यात्रावृत्त विधा, ठीक है। किस विधा पर आधारित है? तो यात्रावृत्त विधा पर आधारित है लद्दाख की यात्रा, ठीक है। चलिए आई होप आपने भी यात्रावृत्त ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइए आंसर बताइए इसका कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताइए। बताइए जो ध्रुव स्वामिनी है उनके लेखक का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, बहुत विगत वर्षों से पूछा भी गया है, और सिंपल क्वेश्चन से सारे स्टूडेंट को याद भी होना चाहिए जो 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए बताइए इनके लेखक कौन है ध्रुव स्वामिनी के, जल्दी जल्दी आंसर बताइए स्टूडेंट। आई होप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और सबका आंसर भी हमको लगता है कि सही है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं अपना आंसर, आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही में सही है कि गलत है। स्टूडेंट गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम, तो कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद जी। सिंपल, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक। एक क्लियर हो गया होगा, आप लोग भी यही लिखे होंगे नाम, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट क्या है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताइए। सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताना। बताइए सेवा सदन और गोदान एक ही लेखक लिखे हैं दोनों इसको, तो बताइए कि इनके लेखक का नाम क्या है। सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम पूछ रहा है। चलिए बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। चलिए आई होप हमको लगता है सभी लोगों ने कर भी दिया होगा इसका आंसर कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम क्या है। तो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र लिख लीजिए आप लोग भी, मुंशी प्रेम, याद कर लीजिए आप लोग लिखना क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में एकदम बैठ गया, और कितने लोग तो बैठा था, अपना आंसर भी उन्होंने सही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना, आप लोग दिखाई दे रहा है कितना अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 उसी प्रकार आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। स्टूडेंट सबका आंसर आना चाहिए सही, एकदम सटीक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सही किया तो समझिए कि वहाँ बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। चलिए बताइए आंसर इसका कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। क्या? नाटक विधा। आयो सब लोगों ने सही उत्तर दिया होगा, नाटक विधा की रचना है गिरती दीवारें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन होता हुआ है, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, नाटक विधा। सब लोगों ने उत्तर दिया होगा। चलिए जितने लोगों ने नाटक विधा लिखा होगा बिल्कुल उनका उत्तर सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। चलिए सुन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए 8 का उत्तर दीजिए क्या होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है। वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना। आप लोगों को फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा, वट वृक्ष के रचयिता कौन है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट आंसर बताइए कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना। आप लोगों को जल्दी से आंसर में लिखिए कि वट वृक्ष के कौन रचयिता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ स्टूडेंट। जल्दी से कमेंट सबको करना है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको ना करे, ठीक है। वट वृक्ष के रचयिता का नाम बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना है तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं,
रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, वट ब्रिज के रचयिता का नाम था रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो बताइए स्टूडेंट कि कौन सा इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबका आंसर होना चाहिए, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जिनको यह क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो। ठीक है, कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं बताने वाला हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, मैं बताऊँ ना, आप लोग कमेंट कर दिए है ना, मिलाना चाहते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर, यहाँ पे से लिखिए फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं मैला आंचल के रचनाकार। तो मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसका तो आंसर सब लोग जानते हैं कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। चलिए स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। स्टूडेंट फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10वां, बताइए स्टूडेंट कमेंट करके कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना कमेंट कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है। और मैं जा रहा हूं इसका सही उत्तर आप लोगों को बताने के लिए। नोट कर लीजिए, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की रचना है। क्या? नाटक विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाटक विधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। चलिए लिख के बता दीजिए। अब कोई एक ही कवि का नाम लिखना है रीतिकाल के, तो जल्दी से लिख दीजिए। और हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिख भी दिया होगा, क्योंकि एक ही कवि का नाम लिखना है तो कोई ना कोई लिख ही देंगे। चलिए कमेंट करके बताइए रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे किसी एक कवि का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। तो रीतिकाल में आपके कौन, एक मोतीराम भी आ जाते हैं। ठीक है, मोतीराम भी रीतिकाल के ही आपके कवि हैं। ठीक है, और बिहारी भूषण जी भी इसी में आ जाते हैं। बिहारी भूषण जी। ठीक है, और आपके कौन कौन हैं, और आपके केशवदास जी भी हैं। हाँ, केशवदास जी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये का ही मतलब है, ज्यादा मतलब नहीं। तो रीतिकाल के किसी एक कवि का मोतीराम जी को याद कर सकते हैं, या बिहारी भूषण जी को, या तो केशवदास जी को, कोई एक ही याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्लियर होता हुआ है। और हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट ये कह रहा है कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। चलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। किसी भी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिख सकते हैं आप, जो भी आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए जो भी याद होगा लिख दीजिए आप लोग कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, मतलब सटीक उत्तर क्या होगा इसका बताइए, आप लोग लिख के बताइए कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है। आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखिए। तो किसी एक ही लिखना, तो एक लिख दीजिए ना किसी की। तो जल्दी बताइए कमेंट करके कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम था। आई होप हमको लगता है लिख दिए होंगे, मुझे भी ये याद है, मैं लिख के बता देता हूँ। धर्मवीर भारती, हमको तो बहुत अच्छा नाम लगता है इनका, हमको याद हो जाता है इनका। धर्मवीर भारती ये जो है स्टूडेंट, यह प्रयोगवादी के कवि हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती। देखिए कितना सिंपल भी वर्ड है, तुरंत याद हो जाता है, धर्मवीर भारती। ठीक है, किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है, धर्मवीर भारती, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा पढ़िए। तो कह रहा है कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना। अब तो ये तो आंसर भैया अब तो किसी कीमत पे सबसे चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। चलिए बताइए कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लड़कों से चाहिए, गीतावली किसकी प्रमुख रचना है स्टूडेंट। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। वो सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग भी। मुझे भी लगता है कि बताने की जरूरत है, अब हम भी जा रहे हैं बताने कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी, चलिए लिख देते हैं गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए गोस्वामी तुलसीदास की यह प्रमुख रचना है गीतावली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है यह
क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द्विवेदी युग की काल अवधि, चलिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, द्विवेदी युग की बताइए काल अवधि लिखिए कि द्विवेदी युग कितने से कितने तक चला, कितने सन तक, बताइए द्विवेदी युग की काल अवधि लिखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए द्विवेदी युग कब से तो कब तक चला, ठीक है द्विवेदी युग, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्टार बनाना पड़ेगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेट पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की काल अवधि बताइए। तो चलिए बताइए द्विवेदी युग की काल अवधि क्या थी। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया और जितने लोगों को आंसर आ रहा था सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है। जिनको नहीं आ रहा था मैं अभी बताऊंगा तो उसको याद कर लेंगे वो। तो द्विवेदी युग की काल अवधि लिखने के लिए बोला स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1900 से 1920 तक यह जो काल चला यह द्विवेदी युग चला। 1900 से 1920 तक यह काल अवधि किसकी है, तो द्विवेदी युग की है, ठीक है। यह याद कर लीजिए अपने दिमाग में स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, दिख रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताइए कि कलम को जो सिपाही इसको कौन लिखे थे, ठीक है। तो कलम के सिपाही के लेखक पूछ रहा है, लेखक का नाम लिखिए। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आना चाहिए किसी कीमत में सबका, कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखने के लिए बोला है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, ठीक है। कलम के सिपाही के लेखक का नाम। चलिए आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करके अपना उत्तर जो भी ओपिनियन था आप लोग जो भी उत्तर आया था आप लोगों ने बता दिया है। मैं अब बताने वाला हूं कि कलम के सिपाही के लेखक का नाम तो कौन लिखे थे, तो अमृत राय लिखे थे, अमृत राय, ठीक है। कौन, अमृत राय। अब अमृत राय कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी के लड़के थे। और कलम की सिपाही में मुंशी चंद्र जी की ही व्याख्या की गई है, ठीक है। ऐसे कौन लिखे हैं, तो अमृत राय लिखे हैं, ठीक है, अमृत राय जी। आए कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्लियर हो गया ना। हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि नामवर सिंह, अब देखिए बहुत ही कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। जो नामवर सिंह है यह लेखक हैं, लेकिन किस विधा के प्रमुख लेखक हैं वो पूछ रहा है, विधा कि किस विधा के प्रमुख लेखक है नामवर सिंह। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि आप एकदम जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका धमाकेदार आंसर बताइए कि क्या होगा, जो नामवर सिंह है वो किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप, हमको लगता है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया है और हमारा वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊं। अब चलिए मैं बताने जा रहा हूं, मिला लीजिए कि नामवर सिंह किस विधा की जो लेखक हैं, तो वो आलोचना विधा। कौन, आलोचना विधा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको आलोचना विधा। चलिए स्टूडेंट, क्या आलोचना विधा, ये हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक है, तो आलोचना विधा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है और ये क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि शुक्ल युग, देखिए क्या बोला है, शुक्ल युग की समय सीमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो बताइए शुक्ल युग कब से कब तक चला, बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि शुक्ल युग कब से कब तक चला, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए इसका सीमा बताइए, कितना सन से कितना तक चला। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए। हमको लगता है कि आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए क्योंकि इतना समय आप लोगों के लिए बहुत है। आपने टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग करने में कितना समय लगता है, कर दिए होंगे आप लोग। तो शुक्ल युग के समय जो सीमा है वो स्टूडेंट 1919 से लेकर 1938 तक, 1919 से लेकर 1938 तक यह जो काल अवधि है यह शुक्ल युग का समय था, शुक्ल युग का, ठीक है। तो चलिए आई होप इसको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कितने लोगों को तो याद भी था, उन्होंने सही उत्तर भी दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि धर्म युग, क्या कह रहा है कि धर्म युग के संपादक का नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि धर्म युग के संपादक का नाम लिखिए। चलिए बताइए कि धर्म युग के संपादक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर कि धर्म युग के संपादक का नाम पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूं स्टूडेंट। अब मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने के लिए आप लोगों को कि धर्मयुग के संपादक का नाम क्या है, कौन उनके संपादक थे धर्मयुग के, तो है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तब लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर भारती।
डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है, ये हैं धर्मयुग के संपादक, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ये रचना का नाम है, शेखर एक जीवनी, ये रचना का नाम है। कह रहा है किस विधा की रचना है, हमको ये बता दीजिए आप। चलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से लिख के आंसर बताइए। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए। जल्दी से लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपने आंसर दे दिया है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। तो किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा। क्या, उपन्यास विधा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उपन्यास विधा की एक यह रचना है शेखर एक जीवनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 और इसका आंसर सबसे उम्मीद रखता हूं कि सब सही देंगे इसका आंसर। कह रहा है कि ढलुआ क्लब, देखिए ढलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखे, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ढलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखने को बोल रहा है कि जो ढलुआ क्लब जो है उनके लेखक कौन है स्टूडेंट, बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ढलुआ क्लब के लेखक का नाम पूछा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ना आप, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों करिए आप लोग, लास्ट चरण चल रहा है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए ढलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। तो हमको लगता है कि जितने लोगों को याद था उन्होंने उत्तर दे दिया। अब मेरी बारी आती है, मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए कि जो ढलुआ क्लब के लेखक हैं वो है गुलाब राय। क्या है, गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ और चलिए मैं पहला प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न कैसे पूछता है, तो पहला प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण में यही प्रश्न आता है आप लोगों का, ठीक है, जो कि 3 नंबर का रहता है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें से करना होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। किन्हीं 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है, जल्दी बताइए। यहाँ पे सु, अधि, अनु, आप, अभि, ठीक है। चलिए यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं और इनसे निर्मित शब्द आपको बनाना है, ठीक है। 3 करना है, यहाँ 5 में से कोई भी 3 कर सकते हैं। जल्दी से उत्तर आप देना चालू कर दीजिए, ठीक है। सु, अधि, अनु, आप, अभि का जल्दी से बताइए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, और जल्दी से 3 कोई बता सकते हैं, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 दिया है ना, 5 में से कोई आपको 3 ही बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए कि क्या होगा, स्टार्ट कीजिए जल्दी से, ठीक है। इससे कौन से निर्मित शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी के आप उपसर्ग हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 3 नंबर के फिक्स रहते हैं, वो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोकता थोड़ी है, ये मतलब फिक्स रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये सारे फिक्स पॉइंट है, तो जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं भी बताना चालू कर देता हूँ, आप लोग 3 बता दिए होंगे। चलिए मैं भी बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर सके, ठीक है। तो देखिए सु है ना, अब यहाँ ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि अच्छा आपको लगेगा। अब देखिए सु से क्या बन सकता है, तो सु से क्या बन सकता है स्टूडेंट, सु से आपका सुजान कह सकते हैं, कह सकते हैं सुजान, फिर क्या कर सकते हैं, सुमति कह सकते हैं, सुमति, ठीक है। क्या बन सकता है, सुमति बन सकता है, और सुपुत्री भी तो बन सकता है, सुपुत्री। तो इतना बहुत है, 3 मैंने बना दिया, ठीक है। सुजान, सुमति, सुपुत्री मैंने बना दिया, ठीक है, ठीक है। आप लोग भी जो आ रहा है आप बना सकते हैं, ठीक है। अधि के क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, तो अधि के क्या अधिकार हो सकता है, आराम से लिख सकते हैं। अधि के क्या लिख सकते हैं, अधिकार लिख सकते हैं, ठीक है। अधिभार लिख सकते हैं, ठीक है, अधिभार लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और आपका क्या लिख सकते हैं, अधिनायक भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो कि आपके दिमाग से चल रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया। इस तरह देखिए तीसरा आया अनु का आप लोगों ने क्या लिखा है, अनु का क्या लिख सकते हैं, अनु का अनुभव, ठीक है। अनुभव एक अनुभाव भी हो सकता है, अनुभाव, ठीक है। अनुभव और अनुभाव भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल भी। देखिए कितना अच्छे तरीके से उपसर्ग से मैंने यहाँ पे निर्मित एक शब्द बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप भी बना के दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। अब आपका क्या हो सकता है, आपका अपमान तो हो ही सकता है, ठीक है, अपमान हो जाएगा, ठीक है। और अपकार हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल वर्ड है सब, ठीक है। अपकार, अपराध भी हो सकता है, अपराध। देखिए कितना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अपराध एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं, 2021 बोर्ड एग्जाम में मैं दावा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए। अभी का क्या लिख सकते हैं, अभी का पहला अभिमान हो सकता है, क्या अभिमान यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभिशाप लिख सकते हैं, अभिशाप भी लिख दीजिए, ठीक है।
अभिशाप के साथ साथ अब क्या लिख सकते हैं, अभिधारणा भी लिख सकते हैं, अभिधारणा। तो इस तरह देखिए मैंने पूरा बता दिया, 3 नहीं बताना था लेकिन मैंने पूरा बता दिया था कि आपको कोई भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ पहला प्रश्न आपका क्लियर होता हुआ कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना था। मैंने सब कुछ बता दिया अच्छे तरीके से, और 3 नंबर यहाँ से आपका ठोस रूप से पूर्ण हो गया। ठीक है, चलिए कंप्लीटेड हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड किस ढंग से पूछता है उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं, अगर है कि किन्हीं 2 प्रत्ययों का, सिर्फ 2, मात्र 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ 5 दिया रहता है आपको बोर्ड एग्जाम में, 5 में से कोई भी जो भी आपको आ रहा है आप 2 ठे कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, कोई भी 2 बता दीजिए, इसमें से कोई भी 2 का प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाकर हमको दिखा दीजिए स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्न आपके ये सारे फिक्स पॉइंट होते हैं, आप लोग क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। 2 नंबर के पूछा जाता है, वो 3 नंबर उपसर्ग 3 नंबर का, लेकिन प्रत्यय 2 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि 2 ही करना होता है। जल्दी कीजिए क्या होगा। तो इसमें से हमको लगता है कि आप लोग 2 तो कर ही दिए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ पूरा बारी से, एक एक करके ब्लैक पेन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया वाह, तो वाह का क्या हो जाएगा, वाह को हम क्या कर सकते हैं, 7वां। ठीक है, पूरा गिनती आप कह सकते हैं, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, 7वां कह सकते हैं आप, 8वां कह सकते हैं, 25वां कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं पूरी गिनती का, लेकिन हमको पूरा थोड़ी लिखना है, 2-3 ठे लिख देंगे बहुत है। ठीक है, 25वां। ठीक है, इसी तरह आइन, अब देखिए आइन का आ गया, तो आइन का क्या कह सकते हैं, आइन का क्या होता है, सेठाइन। क्या हो जाएगा, सेठाइन, सेठाइन का देंगे। ठीक है, और देखिए आइन है ना, तो नौकरानी। ठीक है, नौकरानी भी इसी अंतर्गत आता है, मैं आपको बता दूं एक अलग से बात, नौकरानी भी किस में आता है, इसी में आता है। ठीक है, क्योंकि आइन और आनी दोनों एक ही होता है। यहाँ में लिख दीजिएगा आप लोग आइन और आनी, यहाँ पे आनी लिख दीजिएगा, आइन और आनी दोनों साथ में आता है। आइन के साथ नौकरानी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए पंडिताइन, पंडिताइन भी इसी में आता है, पंडिताइन, पंडिताइन, आइन के साथ पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, ललाइन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ललाइन। ठीक है, यहां से निर्मित शब्द बन गया ईय। अब ईय का क्या होगा, ईय का क्या होगा, नगरीय। क्या हो जाएगा, ई का, ई से क्या बन जाएगा, नगरीय बन जाएगा, जातीय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जातीय बन जाएगा, और क्या मानवीय बन जाएगा, मानवीय। क्या बन जाएगा, मानवीय बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होता हुआ पन। अब बताइए पन क्या बन सकता है। ठीक है, बताइए पन से, पन से बचपन, क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। ठीक है, और बड़कपन बन सकता है। ठीक है, बड़प्पन, बड़प्पन बन जाएगा। ठीक है, और पागलपन, ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पागलपन, पागलपन बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आई, अब आई का क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा मोस्ट, आई का क्या लिख सकते हैं, आई का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो ऐसे ही हो गया, ऊंचाई, लंबाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, हसाई लिख सकते हैं, लिखाई लिख सकते हैं, जो भी आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह बन गया, तो मतलब 2 नंबर यहाँ भी मैंने क्लियर आप लोगों को करा दिया प्रत्यय से रिलेटेड होकर। ठीक है, आई होप आप तो 2 तो किसी न किसी तरह आंसर दे दिए होंगे, और यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं। चलिए उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास से विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। चलिए फटाफट, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया रहता है, इन 4 में से कोई 2 आपको करना होता है, इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। एक बात बता दूं आप लोगों की 2021 बोर्ड एग्जाम में बस मात्र 2 ही समास पूछेगा, द्विगु समास और एक द्वंद्व समास, बस। ठीक है, बाकी समास को कटअप कर दिया गया है, तो उसी का मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ। आप लोग बताइए इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखना। जल्दी फटाफट आप लोग करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मतलब अपना उत्तर लिख के बता दीजिए कि जैसे पंचपात्र दिया आपका, सप्तद्वीप दिया है, पाप पुण्य दिया है, हानि लाभ दिया है, तो ये सारी चीजें हैं। जल्दी से बताइए आप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम भी अब धीरे धीरे सबका बताते चलता हूँ एक एक करके, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके अच्छे तरीके से। देखिए पहला क्या है, पंचपात्र। अब देखिए पंचपात्र, पंचपात्र का हम क्या करेंगे, समास विग्रह। तो समास विग्रह करेंगे तो याद जाएगा आपका 5 पात्रों का, 5 यहाँ लिखेंगे पात्रों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, ये हो जाएगा। ठीक है, यह है। ठीक है, हार। ठीक है, 5 पात्रों का समाहार लिखा हुआ है। ठीक है, समाहार। अब देखिए
अब ये बात है आगे कि अब लिखना पड़ेगा कौन सा समास है। तो ये कौन सा समास है स्टूडेंट? तो द्विगु समास है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग छोटा में, द्विगु समास जगह मेरे पास नहीं है, द्विगु समास ही है, ठीक है। इसी प्रकार इस पे आइए सप्तद्वीप। अब देखिए सप्तद्वीप का क्या होगा? सप्त द्वीपों का समाहार हो जाएगा यह। तो यहाँ लिखा जाएगा सात द्वीपों, सात द्वीपों का समाहार, समाहार, सात द्वीपों का समाहार। और ये भी कौन सा है? तो ये भी आपका द्विगु समास ही है। क्या है? द्विगु समास, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। इसके बाद बचा आपका क्या? यह चीज पाप पुण्य। अब देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य के क्या होगा स्टूडेंट? इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य हो जाएगा, सिंपल। पाप और क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य। ये कौन सा समास स्टूडेंट है? तो ये द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए द्वंद्व समास है, ठीक है। इसी प्रकार आएंगे यहाँ पे हानि लाभ में। हानि लाभ का क्या होगा? हानि और लाभ होगा, सिंपल। हानि और क्या हो जाएगा? लाभ। और हानि और लाभ कौन सा है? तो ये भी आपका द्वंद्व समास है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये भी क्या आपका द्वंद्व समास ही है। तो देखिए चार आपको क्वेश्चन पूछेगा, चार में से कोई दो ठे करना होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में का एक दो दो को देगा, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास, क्योंकि दो ही आपका समास है तो दोनों में से दोनों देगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। बताइए कि आप लोगों का सही आंसर है कि नहीं? बिल्कुल सही रहा होगा, आप लोग तो दे दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। ये भी आपका 2 नंबर यहाँ से क्या हुआ? क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जल्दी से आंसर बताइए। जैसे दांत है, दूध है, दर्शन है, थल है, दिया है, ठीक है। दो शब्दों के तत्सम रूप बताना है, ठीक है। ये तद्भव दिया है, तत्सम आपको लिखना है, जल्दी बताइए। ये आपको क्या है? तद्भव है। ऐसा अरे सब तद्भव है, बताइए इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम रूप में इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हमको इसका दो ही बताना है, 5 में से कोई दो ही बताना। हमको लगता है कि आप लोग बताना चालू कर दिए हैं, अब बता भी दिए होंगे कितने लोग, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सभी लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा तत्सम इसका। जैसे दांत है, तो दांत को क्या कहते हैं? दंत कहते हैं, ठीक है। दांत का क्या हो जाएगा? आपका तत्सम दंत होता है। इसी तरह दूध, दूध का क्या होता है? तो दूध का दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर दर्शन, दर्शन के क्या हो जाएगा? तद्भव है, और दर्शन का तत्सम क्या हो जाएगा? दर्शन। दर्शन कैसे लिखा जाता है? इस तरह शुद्ध रूप ऐसे होता है दर्शन का, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट थल आ गया। थल का क्या होता है? थल को हम बोलते हैं अस्थल। थल को क्या? अस्थल। तो अस्थल यहाँ पे क्या होगा? तत्सम रूप हो गया। फिर आपका लास्ट है दिया। अब देखिए दिया को क्या लिखते हैं? दिया को लिखते हैं दीपक। दिया को क्या लिखते हैं स्टूडेंट? दीपक लिखते हैं। तो दिया क्या होगा? दीपक। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे तत्सम रूप भी क्लियर होगा, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा, एक भी प्रश्न आपको बचने वाले नहीं है स्टूडेंट। आई होप आपने इसका आंसर दोनों का दिया होगा। दो पूछा है, दोनों को दे दिया होगा आप लोगों को, कोई ना कोई 2 ठे। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, जो कि अभी 2 नंबर का पूछा जाता है। यह प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो परिवाची शब्द लिखे। इसमें से कोई 2 शब्द चुनिए और दोनों शब्दों को सिर्फ मात्र 2 परिवाची शब्द लिखना है। जैसे इंद्र, आंख, आम, अश्व। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, चारों में से कोई 2 करना होता है। चलिए फटाफट बताइए इन चारों में से कोई का 2 आप परिवाची शब्द लिख कर दिखाइए। तो जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे फिक्स पॉइंट है, सब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाएं, ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए बताइए इंद्र, आंख, आम और अश्व दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको इनका 2 परिवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 2 परिवाची शब्द। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिखना चालू कर दिया है, और कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया इसका, ठीक है। तो चलिए मैं इसका बता देता हूं, 2 परिवाची शब्द आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो सकेगा। जैसे इंद्र, इंद्र दिया है, तो इंद्र का क्या परिवाची शब्द होगा? तो इंद्र को देवेंद्र, क्या होता है इंद्र का? देवेंद्र, सुरेंद्र। इंद्र का क्या हो जाएगा? देवेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। पुरंदर होता है, पुरंदर, देवराज होता है। तो उतना हमको नहीं लिखना है, ये पुरंदर है। हमको मतलब 2 ही लिखना है, तो 3 बता दे रहा हूँ ताकि एक स्टर्म याद रहेगा आप लोगों को। आंख, अब आंख क्या क्या होता है? आंख का क्या होता है? पहला तो लोचन है, लोग जानते हैं आप लोग, लोचन, चक्षु, ठीक है, या अच्छी, नेत्र, ये सब क्या है? आंख के क्या सब परिवाची शब्द है। तो कोई 2 ही लिखना है, मात्र हमको इतना बता दिया हूं आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह आम पे आइए। अब आम का क्या हो जाएगा? आम का पहला आम्र होता है। आम का क्या होता है? आम्र होता है। फिर एक रसाल होता है। क्या स्टूडेंट होता है? रसाल होता है। एक सहकार होता है। क्या होता है? सहकार। ये सब परिवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए तो आप 2 ही लिखना, तो आप लिख दिए होंगे, बस आप लोग रिविजन कर लीजिए। अश्व, अश्व को क्या बोलते हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा मशहूर। तो अश्व को घोड़ा बोलते हैं। तो पहला तो घोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। बाजी, एक बाजी होता है,
है, बाजी आप कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं, ये सब घोड़ा के हैं, ठीक है। तुरंग भी इसको कहा जाता है, तुरंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो देखिए कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लियर कर लिया कि निम्नलिखित में से किन दो शब्दों के परिवाची शब्द पूछा था, मैंने सबका बता दिया, पूरा एक्सप्लेन करके 2 नंबर क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप गए से आप तो कमेंट करके क्लियर अपना कर ही लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप लोग तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसका बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि केवल स्वर संधि, ठीक है, कौन, केवल स्वर संधि का यड़, जो यड़ संधि नाम सुने आप लोग, यड़ संधि 2021 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आने वाला है। यड़ संधि सिर्फ कट के सब लोग इधर उधर साइड हो गया, यड़ संधि आएगा आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में। सभी यड़ संधि के भाग हैं। चलिए इनको बताइए संधि विच्छेद करके, संधि का नाम तो सब यड़ संधि रहेगा। इतना हिंट आप लोगों के लिए बहुत काफी बताना आवश्यक था, इसलिए बता दिया हूँ आप लोगों को। तो चलिए बस आप लोगों को संधि विच्छेद करना है, जल्दी बताइए। पित्रागे, स्वागतम, गुरुवादेश, प्रत्येकम, चलिए बताइए इन सभी लोगों का संधि विच्छेद करना है। बहुत अच्छे तरीके से कीजिए आप लोग, और संधि का नाम तो आप लोग जानते हैं कि यड़ संधि है, ठीक है। जल्दी बताइए। तो जल्दी आपको कोई बताना है, दो, क्योंकि 2 ही पूछा है, 2 नंबर आपको देगा। तो जल्दी से आप बताइए, फटाफट रिप्लाई कीजिए, क्या होगा इसका। कोई 2 बता सकते हैं आप। चलिए मैं भी बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत फास्ट हैं, आप लोग बताना चालू कर दिए होंगे, कितने लोग तो बता भी दिए होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं, जैसे पित्रागे आ गया ना, तो पित्रागे के क्या हो जाएगा, पित्रागे को हो जाएगा पित्र धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा। पितृधन क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्वागतम, स्वागतम के क्या हो जाएगा, स्वागतम को हो जाएगा सुधन आगतम, सुधन क्या हो जाएगा, आगतम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह गुरुवादेश, गुरुवादेश का क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो गुरु धन आदेश, ये प्लस है, गुरुधन आदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रत्येकम आ गया, ठीक है। अब प्रत्येकम के क्या हो जाएगा, तो प्रत्येकम को हो जाएगा प्रतिधन एकम, ठीक है, प्रतिधन एकम हो जाएगा। रगे बात इन सभी का पूछा है कि संधि का नाम तो पूरा क्या है, यड़ संधि है। कौन सा, यड़ संधि है, ठीक है, क्योंकि 2021 बोर्ड में यड़ संधि आने वाला है, ठीक है, आप लोगों का सिर्फ। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 2 नंबर आपको क्लियर होता हुआ, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 6वें में, ठीक है, और 2 नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर देखिए, वो किस कैटेगरी से पूछता है, उसका उत्तर देने के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार आप। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि हाँ, मति और फल और नदी और मधु दिया है। मति और फल में से कोई एक कर दीजिए, नदी और मधु में से कोई एक। करना क्या आपको, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति को अभी बहुवचन लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिखे, बताइए कि इन दोनों में से षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे लिखा जाए। पहला मैं बता देता हूँ, पहला आपका क्या है, मति। अब मति है, मति का आपको लिखना है क्या, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। अब देखिए षष्ठी विभक्ति का आपको क्या लिखना है, बहुवचन। तो सिंपल है आप लोगों का। तो देखिए मति, मति में आपको क्या डालना है, मति में पहले षष्ठी विभक्ति खोजना है। तो मति में षष्ठी विभक्ति, अब जाएंगे यहाँ पे, तो षष्ठी विभक्ति में मति में वो भी आपको क्या जाना है, बहुवचन में जाना है। तो देखिए आप इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बता दो, मति में जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है, बहुवचन यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुवचन, वो क्या होता है स्टूडेंट, तो वो होता है यहाँ पे मतिनाम। क्या होता है, मतिनाम होता है स्टूडेंट, ठीक है, मतिनाम। तो मति का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या कहलाता है, मतिनाम कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, इतना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसका दूसरा भी, फल का भी बता देता हूँ ताकि आपको याद आएगा, तो लिख सकते हैं आप। फल का षष्ठी विभक्ति हमको जाना है, ठीक है। फल में कहाँ जाएंगे, षष्ठी विभक्ति में जाएंगे, और बहुवचन। तो फल का क्या होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, फलानाम। क्या होता है, फलानाम हो जाता है, फलानाम, ठीक है, फलानाम। ये हो जाएगा इसका आंसर, फलानाम। फल का षष्ठी विभक्ति बहुवचन और मति का षष्ठी विभक्ति बहुवचन मतिनाम हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले का दोनों था, ठीक है। दूसरा में आएंगे तो दूसरा में आपका नदी दिया है। तो चलिए अब नदी का हम क्या देखेंगे यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति। नदी का भी हमें क्या देखना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे लिख दूं षष्ठी विभक्ति, वो भी उसका क्या, बहुवचन देखना पड़ेगा।
एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, तो बहुवचन देखना पड़ेगा। तो हम पहुंचेंगे कहाँ, नदी पर। नदी में पहुंचेंगे षष्ठी, और उसका बहुवचन क्या कहलाता है, नदी का। तो यहाँ लिख सकते हैं नदी नाम कहलाता है। क्या कहलाता है, नदी नाम है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्या कहलाता है, नदी नाम कहलाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा नदी नाम। इसी प्रकार एक और था ना, मधु का था। चलिए मधु का भी लिख लीजिए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो मधु का यहाँ पे आइए, मधु पे तब षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे आएंगे। तो मधु का षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन होता है वो मधु नाम कहलाता है। क्या कहलाता है, मधु नाम कहलाता है स्टूडेंट, मधु नाम, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको लिखना था, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे क्लियर होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7वें में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां का आप आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखिए इस क्वेश्चन पे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यह प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का नाम लिखिए, ठीक है। करा निम्नलिखित में से किसी एक का आपको धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष तथा क्या लिखना है, वचन लिखना है। आप दिया अपठम और ये दिया हसामी, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है अपठम और हसामी में, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है पुरुष भी, लकार भी और वचन भी आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा वचन स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको बताना है। जैसे अपठम, अब बताइए अपठम में कौन सा यहाँ पे धातु है, ठीक है। अपठम में कौन सा धातु, जैसे पहले आप हल करने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे अपठम है ना, तो अपठम में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा यह धातु है, ठीक है, कौन सा यह धातु है। तो धातु का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा धातु है स्टूडेंट, ठीक है, धातु लिखना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे बताना पड़ेगा इसका लकार, कि कौन सा यह लकार है, ठीक है, किस लकार का। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वचन, ठीक है। तो यहाँ वचन, तो देखिए धातु लकार, पुरुष भी आपको बताना है, सॉरी यहाँ पे पुरुष भी आप लिख लीजिए, पुरुष। इतना चीज आपको बताना है सिर्फ एक ठे में, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो अपठम, देखिए अपठम जो होता है किस धातु का है यह, तो यह किस धातु का है, तो लट लकार धातु का। किसका, लट लकार। तो लिख लीजिए लट लकार, लिखिए यहाँ पे लट लकार, लट लकार धातु का यह रूप है। और देखिए यहाँ पे पूछा हमसे, देखिए फिर ध्यान से, ये गलत है आपका, मैं बता देता हूँ, इसको काट लीजिएगा। देखिए धातु, अब धातु कौन सा है, तो यह धातु स्टूडेंट पठ धातु है। ये धातु कौन सा है, पठ धातु। यहाँ पे नोट कीजिए अच्छे तरीके से, पठ धातु ये कौन सा है, पठ धातु का है। अब लकार कौन है, तो लकार यहाँ पे है लड लकार। क्या है, लड लकार, आराम से उतारिए, लड लकार, ठीक है। लड लकार में वो भी क्या है, भूतकाल। लड़ लकार में क्या है, भूतकाल है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वचन, अब कौन सा वचन है, तो स्टूडेंट ये एक वचन है। कौन सा, ये एक वचन है। कौन सा, एक वचन है। अब पुरुष कौन है, तो कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। का, उत्तम पुरुष। तो इतना पॉइंट आपको लिखेंगे ना स्टूडेंट, तब जाके 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए धातु में पठ धातु है, लकार लड लकार जो कि भूतकाल में, वचन आपका एक वचन है, पुरुष आपका उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष ये जाके पहला कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। दूसरा विषय पे आइए, आपका दिया हसामी। अब देखिए हसामी में मैटर आता है। अब हसामी देख लेते हैं। तो हसामी देखिए यहाँ पे हसामी पहले यही चीज लिखेंगे, पहले धातु लिखेंगे, फिर लकार लिखेंगे, लकार लिखने के बाद चलिए नोट कीजिए वचन लिखेंगे, वचन के बाद लिखेंगे पुरुष लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए धातु कौन सा धातु है, तो हस धातु। कौन सा, हस धातु है, हस धातु। अब देखिए लकार में आइए, तो यह लट लकार है। कौन सा है, लट लकार है, लट लकार है। अब देखिए वचन, तो कौन सा वचन है स्टूडेंट, एक वचन है। कौन सा, यह एक वचन। आसामी क्या होता है, एक वचन। अब पुरुष कौन है स्टूडेंट, तो उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष ये भी है। अब जाके आपका सही होता हुआ तब जाके 2 नंबर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिखना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इसमें, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, नो डाउट आपको होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते, चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर का पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में इनका अनुवाद करना है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई बताइए। पहला है कि सीता ने पत्र लिखा, बताइए सीता ने पत्र लिखा, इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। हम सब भारत के नागरिक, बताइए वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना। 3 दिया, 3 में से कोई आपको 2 करना होगा, ठीक है। वैसे तो देता आप लोगों का 5 देता है, 5 में से 2 लिखे, जगह कम था मैंने लिख दिया, 5 देता है, 5 में से कोई 2 ही करना होता है। तो मैं 3 लिखा हूं, 3 में से बता दीजिए कोई 2। तो यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीता ने पत्र लिखा, बताइए संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे कि सीता ने पत्र लिखा। तो जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए सीता ने पत्र लिखा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, हमारे आंसर से मैच कराइएगा आप लोग कि सीता ने पत्र लिखा, इसका अनुवाद हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा सीता, ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा। सीता क्या हो जाएगा, सीता पत्रम, सीता पत्रम
अलिखत, अलिखत देखिए कितना मस्त है। सीता ने पत्र लिखा, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सीता पत्रम अलिखत होगा स्टूडेंट, ठीक है। यह यहाँ पे खड़ी पाई कंप्लीट होता हुआ। फिर देखिए दूसरा दिया है, हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब क्या है? भारत के नागरिक हैं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा अनुवाद करेंगे तो यह इसका बनेगा अनुवाद, वयम, हम के क्या हो जाएगा? वयम भारतस्य, भारतस्य के क्या हो जाएगा? भारतस्य, वयम भारतस्य नागरिका, नागरिका, वयम भारतस्य नागरिका सम, ठीक है, अस्म, ठीक है। इसका मतलब नागरिक होता है, मतलब नागरिक हैं। वयम भारतस्य नागरिका अस्म, ठीक है। हम सब क्या है? भारत के नागरिक हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट आप क्या आ गया कि वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, बताइए क्या होगा इसका? वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी गंडाय, गंडाय, ठीक है। वाराणसी गंडाय, गंडाय तटे, तटे स्थिता अस्ति, तटे स्थिता अस्ति, अस्ति, ठीक है। अस्थि के लिए यहाँ पे अ लगा दीजिए, यहाँ अस्थि इस तरह हो जाएगा, अस्थि, ठीक है। फिर खड़ी पाई, मतलब वाराणसी गड्ढायाम तटे स्थिता अस्थि होगा, वाराणसी गंगा के किनारे पे क्या है? स्थित है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जितने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जितने प्रश्न बनते हैं आपके हिंदी व्याकरण के सब प्रश्न में बता दिया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको हुबहू आने वाले 2021 बोर्ड एग्जाम में। अगर इस टेस्ट को आपने क्वालिफाइड किया तो 100% आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में हिंदी में स्टूडेंट, ठीक है। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रुकिए अभी आप स्कोर अपना बताइए, स्कोर बताइए कि आपका कितना सही था कितना गलत था, स्कोर आप बताना मत भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि इससे हमें अंदाजा लगता है कि हाँ आप कितना जान रहे हैं कितना नहीं जान रहे हैं। अगर मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए कि आप अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जानते ही हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।